नमस्कार दोस्तों। आज 17 अक्टूबर है और आज के द हिंदू में क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स गिव इन्वेस्टमेंट बूस्ट इन क्वार्टर सेकंड, है ना। तो ये जो भारत का प्राइवेट सेक्टर है उसे जो बूस्ट मिला है, काफ़ी बूस्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट बूस्ट हुआ है और कितना चेंज आया है इसके बारे में बात की गई है। तो आपको देखना है कि जैसे प्रोजेक्ट 958 मैन्युफैक्चरिंग में है, कितना चेंज आया है ईयर ऑन ईयर, 37%, 36%, है ना। माइनिंग में माइनस हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी माइनस हुआ है, लेकिन सर्विस एंड यूटिलिटीज़ में ये काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे इरिगेशन सेक्टर में ये 617% बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखोगे कि दो ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कमी आई है, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी में। बाकी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड यूटिलिटी और इरिगेशन में कुल मिला के 36.59% की वृद्धि हुई है। ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे देखना है कि माइनिंग में 111 प्रोजेक्ट थे और इलेक्ट्रिसिटी में 150 प्रोजेक्ट हैं, जबकि इसी के अनुपात में यदि हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में 958 और सर्विस एंड यूटिलिटी में 3636 प्रोजेक्ट हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मामला है। दूसरी बात, यदि हम वैल्यू के रूप में भी देखें तो ये 6.66 लाख का है और सर्विस एंड यूटिलिटी 5 लाख करोड़ का है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये नंबर्स में भी और वैल्यू में भी काफ़ी आगे हैं। तो कुल बूस्ट जो है 36.59 का है, 59 का है। तो इससे आप इसमें जो एक वेदांता जो 1.5 लाख करोड़ का प्लांट जो गुजरात में अहमदाबाद में लगाया जा रहा है चिप का, तो उसकी उस तरीके के प्रोजेक्ट भी हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत जो है औद्योगिकरण के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है ना। तो इसी पे बात की गई थी। इसके बाद है, हम आते हैं पेज पे, फूड डे एज टू लीव नो वन बिहाइंड, है ना। ग्लोबली फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कंटिन्यूड। तो वर्ल्ड फूड डे की बात की गई है, फूड प्रोग्राम की बात की गई है। तो हमें ये नहीं ध्यान देना, मतलब इस पे कहा गया है कि हमें देखना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूट जाए, है ना। कोई भी पीछे ना छूट जाए। तो अब जब ये कोई भी पीछे ना छूट जाए तो हमें क्या याद आता है? तो हमें याद आना चाहिए सतत विकास लक्ष्य, है ना, जो हमारा गोल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो याद आना चाहिए। सतत विकास लक्ष्य जो हमें 2030 तक हासिल करना है। इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं, जिनमें क्या है कि भूख मिटाना, गरीबी मिटाना, रोजगार वो करना। तो उसी पे बात की गई है यहाँ पे कि कोई भी हमें पीछे न छूट जाए। किस तरीके की बातें विश्व में की गई हैं इसी के बारे में यहाँ पे, कौन कौन से नियम या कौन कौन से मतलब प्रोजेक्ट अपनाए गए हैं, किस तरीके से नीतियाँ बनाई गई हैं, इसी पे बात की गई है। भारत में किस तरीके से, जैसे यहाँ पे आप देखो कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीएम पोषण स्कीम, है ना, मिड डे मील स्कीम या आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इस तरीके की नीतियाँ जो भारत सरकार द्वारा अपनाई गई हैं, पूरे विश्व में किस तरीके की बातें अपनाई गई हैं इसके बारे में बात की गई है ना। तो ये हमें देखना है और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि देखिए, जब भी हम बात करते हैं इस तरीके की, तो सामान्यतः हम कहाँ पे देखते हैं? तो भारत अपने, जैसे कहते हैं ना, आप भला तो सब भला, आप भला तो जग भला, है ना। उसी तरीके से भारत में हमें फोकस करना है और भारत को सेंटर में रख के ये पूरा का पूरा जो ये एडिटोरियल है, ये पूरा का पूरा उसी पे है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो अलग मामला है, जो अगली न्यूज है, वो है मेकिंग ए केस फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यूएस्ट पेंशन स्कीम, है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो राज्य हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। तो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, इसी के बारे में बात की गई है ना, कंपैरिजन किया गया है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि जैसे हम क्या करते थे कि
जो लास्ट सैलरी थी उसके हिसाब से हम वो देते थे। और न्यू पेंशन स्कीम में क्या है कि हम पेंशन नहीं देंगे, आपसे कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और उसके आधार पे आपको पेंशन दी जाएगी। इसी पे बात की गई है और पूरे विश्व की तुलना भी की गई है कि किस तरीके का मामला चलता है या किस तरीके, तो इसी पे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आपने देखा होगा कि कल की ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है जिसमें भारत को काफ़ी नीचे रैंक दी गई है ना। और 121 देशों में 107 दिया गया है, जो कि बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल है ना, पाकिस्तान इवन उनसे भी बहुत पीछे हैं। तो ये क्यों है, किस तरीके की बातें की गई हैं, कौन सी मैट्रिक्स अपनाया गया है और क्या एलिगेशन लगाया गया है, इसी के बारे में ये बात की गई। क्या विवाद है, इसी के बारे में पूरी डिटेल दिया गया है, तो आप इसे पढ़ लें जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है हमारे अगले में, इंडियाज कोल माइंस आर सेवरली अंडर यूटिलाइज एमिड पुश फॉर न्यू वंस, है ना। भारत में जो कोयला खदान है वो आज भी बहुत पीछे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिनका उत्पादन बहुत उच्च लेवल पे नहीं किया जा रहा है, इसी पे बात की गई है। तो हम कहाँ कहाँ से किस तरीके से और यूज कर सकते हैं, इसी के बारे में पूरा मामला है। और इसके बाद है एक जो न्यूज़ है वो है अगली न्यूज़ है एक पेज नंबर 14 पे ही है, पेज नंबर 14 पे है। इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू अट्रैक्ट $475 बिलियन इन FDI इन 5 years। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यदि हम इतना कर पाते हैं तो ये भारत की मतलब FDI जो विदेशी निवेश है इसमें बहुत मायने रखता है। विदेशी निवेश से क्या फ़ायदा होता है, आप ये समझिए कि जब भी किसी देश में विदेशी निवेश होता है तो सिर्फ पैसा नहीं आता है, साथ में टेक्नोलॉजी भी आती है। टेक्नोलॉजी आने का मतलब है कि हम किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में या किसी डेयरी सेक्टर में या किसी भी क्षेत्र में आप बात करिए, तो इससे क्या होता है कि जब हम नई टेक्नोलॉजी से बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी या उत्पादन की नई क्षमताएं या उत्पादन के लिए नई मशीनें आती हैं, तो इससे क्या होता है कि घरेलू बाज़ार में भी और विदेशों में भी हम कंपटीशन कर पाते हैं। कंपटीशन का मतलब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक पुरानी मशीन है जो 1 घंटे में 100 उत्पाद बनाती है, और अब एक नई मशीन आ गई जो 1 घंटे में 10,000 उत्पाद बनाती है। तो आपकी पुरानी मशीन पे भी मान लीजिए 10 लेबर लग रहे हैं, नई मशीन पर भी 10 लेबर लग रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी पूंजी लग रही है तो वो पूंजी भी लेके आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहा है, आपके यहाँ उत्पादन कर रहा है। आपके यहाँ उत्पादन क्यों कर रहा है, तो आपके यहाँ सस्ता श्रम है। तो इस तरीके से यदि आप FDI हमारे यहाँ आती है तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब रोजगार भी पैदा करती है ना, साथ ही साथ पूंजी भी लेके आती है। और स्थानीय स्तर पर उत्पादन होता है तो जाहिर सी बात है कि कोई सिर्फ मशीन से तो काम होगा नहीं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगेंगी जो लोकल मार्केट को बढ़ावा देती है। इसलिए FDI पे सरकारें जोर देती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। क्या और क्यों पढ़ें, ठीक है।